कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आप लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल एस स्टडी विथ SK में। ठीक है, तो हम लोग जो है इससे पहले के वीडियो में प्रश्नावली जो है 1.1 का पूरा सोल्यूशन किए थे। तो आज हम लोग आज के इस वीडियो में जो है 1.2 से लेकर 1.4 तक का सोल्यूशन देखेंगे। इन सब का सोल्यूशन देखने से पहले हमको एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो है थ्योरम है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 1.2 प्रश्नावली है हमारी लगभग इसी पे आधारित है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, जैसा कि लिखा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, यह गुणनखंडित किया जा सकता है या किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त को क्या अथवा गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में समझते हैं कि प्रत्येक कोई भी भाज्य संख्या होगी, क्या होगी, यह थ्योरम हमको कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें बताती है, यह बताती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, मतलब जो खुद से भी डिवाइड हो, एक से भी डिवाइड हो और क्या हो अदर संख्या से भी क्या हो डिवाइड हो। ठीक है, तो होगी वो होती है हमारी क्या है भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या को हम जो है अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले तो छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि 6 को जो है 2 into 3 के रूप में लिख सकते हैं। 6 हमारा क्या है भाज्य संख्या तो है, क्योंकि यह 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। ठीक है, इसलिए जो 6 हमारा क्या है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में जो है कैसे करेंगे 2 into 3। अब देखो 2 into 3 क्या है अभाज्य संख्या है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि यह 2 केवल 1 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा 3, और जो है ये 3 है, 3 भी क्या होगा 1 से डिवाइड होगा और 3 से, तो ये इसलिए हमारी ये क्या संख्या है अभाज्य संख्याओं का यह है क्या है गुणनखंड है। ठीक है, तो कोई भी भाज्य संख्या होगा उसका जो है इसके रूप में गुणनखंडन, मतलब अभाज्य संख्या के रूप में जब गुणनखंड कर देते हैं उसका जो क्या होता है वह अद्वितीय होता है। यदि अद्वितीय कब होगा, यदि उसके क्रम को ध्यान में ना रखा जाए। मतलब क्रम देखिए, अगर हम इसी को 3 गुणे 2 लिखेंगे तभी तो वही प्राप्त होगा। 3 गुणे 2, 2 भी एक बार आया, 3 भी एक बार आया, इसमें भी क्या है 2 भी एक बार आया, 3 भी क्या है एक बार आया। ठीक है, तो अगर हम इसके क्रम को ध्यान में ना दें कि यह क्रम किस टाइप का है, तो यह जो हमारा अभाज्य जो गुणनखंडित रूप जो होता है वह क्या होता है अद्वितीय होता है, मतलब यूनिक होता है। ठीक है, तो यह हमारा थ्योरम हो गया कि फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या होगी, ठीक है, उसको हम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखते हैं और उसके जो क्रम को अगर ध्यान में ना दिया जाए तो वह क्या होता अद्वितीय होता। बस हमको यही चीज जो है इसमें पढ़ना था। और देखते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसके थ्रू जो है देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या है। मान लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल है 32,660 कि 32,760 है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 रहेगा यहाँ पे 5 गुणे 7 गुणे 13। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे कितना 13। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे टोटल का तो हमारा कितना आएगा 32,760 आएगा। ठीक है, 32,760 आएगा। अगर हम इसके क्रम को ध्यान में ना रखा जाए तो यह यूनिक है कि नहीं है ना। 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, यह क्या है यूनिक है। यही जो है क्या हमारा अंकगणित की आधारभूत परिमेयिका यही कहती है
कि यह एक भाज्य कोई भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख दिया ना। 2 भी हमारा अभाज्य है, 3 भी, 5 भी, 7 भी और 13 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आए? तो इसको जो है इसके रूप में लिखना क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका। ठीक है, तो एक इसी टाइप का एग्जाम्पल है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1.2 में जो एक सवाल है हमारा, उसको देखने के लिए जो एक इसमें का कितना एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 पे दिया है। ठीक है, कि 4 के पावर n का इसमें जो है क्या है, थोड़ा आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार विमर्श कीजिए कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, कोई क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू है, क्या n का कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 4 के पावर n का जो मान क्या हो, 4 के पावर n का अंक जो है क्या, अंक जो है शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, ये कह रहा है कि 4 के पावर n यानी क्या है, एक नेचुरल नंबर है, पूछ रहा है कि n का कोई ऐसा मान है कि 4 के पावर n का अंक जो है शून्य पे समाप्त हो। तो हम लोग देखेंगे यह किस पे आधारित है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्यों? क्योंकि देखो जब हम 4 के पावर n लिखा गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुणे 2 के पावर n लिख सकते हैं। 4 को हम दो रूपों में विभाजित कर दिए, और जो 2 है और 2 है, यह जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। क्यों अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम अलग अलग पावर n कर सकते हैं कि नहीं, 2 के पावर n गुणे 2 के पावर n। अब देखो क्या करेंगे, जब बेस समान रहता है, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। n प्लस n क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब देखो इसमें अभाज्य गुणनखंड क्या है, केवल 2 ही तो है, 2 तो है इसमें। देखो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है। और एक चीज ये भी कि जब अगर हम मान लेते हैं कि 4 के पावर अंक जो है 4 का पावर n का जो अंक है शून्य मान लेते हैं कि n की कोई वैल्यू जो है आएगी तो अंक क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जब शून्य होगा, आप लोग जानते हैं कि जब किसी संख्या के लास्ट में शून्य होता है तो वह संख्या जो है 5 से विभाज्य होती है। विभाज्य का मतलब 5 से पूरी तरह कट जाती है। कैसे कटेगी, जैसे कोई भी संख्या हो, अगर मान लीजिए 510 हो गया। ठीक है, तो अगर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 9 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। देखिए 5 × 9 5 और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, क्यों 0 लगाए, क्योंकि जो है पूरा डिजिट जब खत्म हो जाता है, जब पूरे में भाग ले जाते हैं तो 0 लगा के, ठीक, ये चीज हो गया। तो अब देखिए जो हम इसको बताने से हमारा यह तात्पर्य है केवल कि अगर किसी संख्या के अंत में, मतलब इकाई का अंक अगर क्या हो, 0 हो अथवा 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। क्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। हमारा यही बताने का तात्पर्य है कि अगर किसी n के लिए अगर कोई मान लेते हैं, कोई n का मान है कि उसके लिए जो है हमारा क्या है, 4 की पावर n का अंक शून्य होगा, तो वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, 5 से जब विभाज्य होगी तो देखते हैं कि उसका जब 5 से विभाज्य होगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड भी तो होगा, 5 ही होगा ना, उसका अभाज्य गुणनखंड भी 5 होगा। जब 5 से कोई संख्या कटेगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड 5 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि 6 से अगर 2 से कट रहा है तो ये 2 क्या है, अभाज्य गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, इस 6 का होगा ना। तो इसीलिए जो है जब यह संख्या जो है जब 5 से कटेगी तो इसका 5 कोई होना चाहिए कि इसका जो है 4 के पावर n जब किसी n के वैल्यू के लिए जब क्या होगा, जब 0 आ जाएगा लास्ट में और 5 आ जाएगा तो उसका भी एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ जो 4 है उसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, उसके केवल 2 हैं। तो जब 2 हैं, केवल 2 हमको क्या है, अभाज्य गुणनखंड है।
तो क्या दो अभाज्य गुणनखंड में केवल दो ही जब अभाज्य गुणनखंड है तो क्या ये इसका जीरो आना संभव है? 4 की पावर n का कोई अंक ऐसा आएगा क्या जीरो आना संभव है? नहीं संभव है। तो हम कह सकेंगे, क्यों नहीं? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का 4 की पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड केवल 2 है, इसलिए जो है 4 की पावर n का कोई भी ऐसा मान नहीं आएगा जो शून्य पे क्या हो, समाप्त हो। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे आधारित है। तो फटाफट हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग को आगे थोड़ा सा क्या पढ़ना है। एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ तो कल बताए ही थे। तो आज के सेशन में थोड़ा सा ये भी एक चीज है कि अगर कोई, ठीक है, अगर कोई संख्या है ए और बी, ठीक है, कोई संख्या है धनात्मक पूर्णांक है ए और बी हो अगर, तो अगर हम इसका HCF ऑफ ए एंड बी गुणे LCM ऑफ ए एंड बी बराबर ए गुणे बी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका यूज हम आगे करेंगे। देखिए HCF, इसको पढ़ेंगे कि HCF AB का HCF मतलब HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ AB बराबर क्या है? वही संख्या का आपस में क्या है, गुणा है। ठीक है, उसी संख्या का क्या है, आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब होता है कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का हमको HCF प्राप्त हो, LCM प्राप्त हो, तो वह अगर इसका गुणा कर देंगे तो क्या होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यही चीज थोड़ा सा अगर यही संख्या हमको 3 दिया होता तो क्या होता, ABC अगर दे दिया होता तो HCF ABC गुणे LCM ऑफ A B एंड C इज नॉट इक्वल टू A गुणे B गुणे C। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो रहा है HCF, अगर दो संख्या, दो धनात्मक संख्याएं हैं तो उसका अगर HCF हमको पता हो, LCM पता हो, तो जो है अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन यही चीज अगर हमको तीन धनात्मक पूर्णांक दिया हो तो उसका जो है HCF ले लेंगे, LCM ले लेंगे, वह जो है तीनों धनात्मक गुणनफल के बराबर नहीं होगा। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको कहीं पे लिख लीजिएगा। तो अगर दो संख्याएं हैं तो उसका जो है अगर HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो वो जो है दोनों संख्याओं को गुणनफल के बराबर होगा, लेकिन ये चीज बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये आपको बहुत इत्मीनान से देखना होगा। आगे हम समझाएंगे इसको, जो है इस पे जो एग्जाम्पल जब बताएंगे तो आपका जो है कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं प्रश्नावली में उसके पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 8 नंबर एग्जाम्पल जो है इसी टाइप का है, इसी टाइप का 8 नंबर एग्जाम्पल है। तो इसको मिटा के देखेंगे कि 8 नंबर एग्जाम्पल कहता क्या है। ठीक है, कि 8 नंबर एग्जाम्पल जो हमारा कह क्या रहा है, उसको कैसे हम उसको समझेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फटाफट देखिए, इसमें कह रहा है कि 6 है और क्या है 72 है एंड क्या है 120 है। इसका क्या ज्ञात करना है, संख्या इतने इतने का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि का है, अभाज्य गुणनखंड क्या मतलब, यही प्रमेय का, यही प्रमेय जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसका क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है HCF और क्या ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड क्या है, मतलब लिख लेते हैं। 6 है और क्या है 72 है, 120 है। ठीक है, इसका जो है क्या है अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं कि 6 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को जो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36
36 में 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 और 24 तिया क्या होगा, 24 तिया क्या होगा 72 होगा। ठीक है, 24 तिया क्या होगा 72 होगा। और 120 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 और 24 25 120 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आए। अब देखो इस क्या हम लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि यह भाज्य संख्या है। 6, 72 और 120 क्या है भाज्य संख्याएं हैं। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। ठीक है, सेम चीज वही है इसमें भी, वही इसमें भी। ठीक है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ तो हो वे संख्याएं, मतलब वे संख्याएं जो उभयनिष्ठ हों सभी। जैसे अगर 3 का ज्ञात करेंगे तो तीनों में होना चाहिए, अगर 2 संख्या होती है तो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में। जब 2 संख्या का एलसीएम ज्ञात करना होगा तो 2 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे, और जब 3 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना होगा तो 3 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखेंगे। तो देखिए इसका जो है अभाज्य गुणनखंड इतना हो गया, इसका इतना हो गया। इसमें देखेंगे कि जो है इसका सबसे जो कॉमन चीज है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3 बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3 और इसमें गुणे 3 के पावर 2 और यह 3 गुणे 5। ठीक है, बस इसके पावर कर दिए, 2 के पावर कुछ नहीं, 2 के पावर 3 कर दिए, 3 के पावर 2 और इसमें क्या है ये जो 2 जो है 3 बार लिखा है, इसको 2 के पावर 3 कर दिए और 3 गुणे 5 कर दिए। ठीक है, तो इसमें एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में HCF निकालेंगे पहले, HCF और क्या है LCM निकालेंगे, HCF और LCM। ये HCF क्या हो जाएगा, HCF जो है दोनों में जो कॉमन चीजें होंगी उसमें सबसे छोटी घात। जैसे देखिए 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है और 3 भी इसमें कॉमन है, 3 भी इसमें कॉमन है, इसमें 3 इसमें भी कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए इसमें 2 की सबसे छोटी घात क्या है 2 के पावर 1 और 3 की सबसे छोटी घात क्या है 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी क्या है 1 है। तो 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक बताए थे पिछले वीडियो में, प्रत्येक कोई भी संख्या हो, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का, अगर 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है तो दोनों में अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, उन सभी का जो है सबसे हाईएस्ट से लेकर जो सबसे लोवेस्ट तक जाते हैं। देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट जो है, सबसे लोवेस्ट क्या है 2 है, 2 के पावर सबसे हाईएस्ट क्या है 3 है, 3 से ज्यादा तो नहीं है ना, और 3 के पावर क्या है सबसे लोवेस्ट 3 के पावर 1 है और 3 के पावर 2 है। तो इसमें से ज्ञात कर लेंगे कि 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 और गुणे 5 है, ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुणे 3 3 का 9 5, 8 9 72, 8 25 40 ऐसे गुणा करते थे, 8 25 40, 40 गुणे 9 कर देंगे तो 9 चौके 36 360 आ जाएगा। इन चीजों का जो है क्या आ जाएगा एलसीएम जो है क्या आएगा 360 आएगा और एचसीएफ जो है क्या आएगा 6 आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ गए होंगे आप लोग। कुछ नहीं करना है, बस केवल अभाज्य गुणनखंड से पूछा है तो अभाज्य के रूप में इसको लिख देंगे और क्या करेंगे एलसीएम एचसीएफ में सबसे छोटी छोटी घात लिखेंगे, मतलब अभाज्य संख्याओं का सबसे छोटी घात लिखेंगे जो कॉमन हो। ठीक है, और एलसीएम में कॉमन हो चाहे ना हो, लेकिन जो है प्रत्येक अभाज्य संख्या तो रहेगी, प्रत्येक अभाज्य संख्या का सबसे बड़ी घात लेंगे। ठीक है, 2 के पावर इसमें सबसे बड़ी 3 है और 3 के पावर सबसे बड़ी 2 है और 5 के पावर 1 है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, अगर 5 के पावर 2 रहता तो 5 के पावर 1 नहीं लेते, 2 ले लेते। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 360 इसका एलसीएम आ गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पे। ठीक है, तो फटाफट करेंगे प्रश्नावली का सवाल। फटाफट हम लोग जो है प्रश्नावली पे चलते हैं कि 1.2 में क्या है। 1.2 के चलो पहले सवाल में देख लेते हैं कि क्या दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना है व्यक्त करना है कि 140 जो है
अगर 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूनी 16, नहीं 16 बच्चे नहीं, गलत हो रहा है। 140 को इस तरीके से निकाल लेते हैं, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 0 उतर जाएगा, फिर 2 35 दूना 70 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 7 एकन्नम 7 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140 हो गया ना। तो इसका क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये जो है क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसका जो है क्या हो गया, प्रदर्शन हो गया या निरूपण हो गया। देखिए 140 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख देना, बस कुछ नहीं करना है। और 2 है 156 दिया है, 3825 दिया है, 5005 दिया है और 7429 दिया है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो देखते हैं हम कि सवाल नंबर दूसरा 1.2 का सवाल नंबर दूसरा जो है क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो हमको ज्ञात करना है कि यही जो हम कहे थे कि ए और बी कोई संख्या है, और उसका जब एचसीएफ निकाल लेंगे और क्या है एलसीएम निकाल लेंगे, तो वो क्या होगा, ए और बी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यही हमको दिखाना है, यही चीज़ हमसे कह रहा है। तो पहला सवाल नंबर दूसरे का फर्स्ट ले लेंगे। इसमें कह रहा है 26 और कितना कह रहा है, 26 और 91 कह रहा है। 26 और 91 का कह रहा है क्या, हमको एलसीएम ज्ञात कीजिए और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दीजिए। 26 को क्या लिख सकते हैं, 26 को 2 गुणे 13 लिख सकते हैं कि नहीं, 13 दूनी 26 हो जाएगा। और इसको 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 13, 13 7 91 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड, इसमें इसका एचसीएफ जो है क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। 13 दोनों में कॉमन है, 13 की घात ले लेंगे। ठीक है, और एलसीएम जो क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम इसका क्या होता है, एलसीएम में प्रत्येक अभाज्य संख्या की बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, इसमें 13 की घात 1 है तो 13 की घात 1 लेंगे, और 2 की घात 1 है तो 1 लेंगे, 7 की घात 1 है तो 7 लेंगे। ठीक है, इसमें लेंगे 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 गुणे 13, तो कितना आएगा 13 चौका 52 और 13 एकन्नम 13 और 13 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देख लीजिए 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, हाथ में लग कैरी 5 हो जाएगा, और ये 13 एकन्नम 13, 13 5 18, 182 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जांच भी कीजिए। अभी तो हम लोग क्या ज्ञात किए हैं, केवल एचसीएफ ज्ञात किए हैं, और क्या ज्ञात किए हैं, एलसीएम ज्ञात किए हैं। क्या ज्ञात किए हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए हैं। अभी ये भी जांच करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा भी ए 26 और 91 के गुणे के बराबर होगा। तो देख लेते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर कितना है। अगर हमारा ये इसी चीज के लिए देख रहे हैं तो 26 करेंगे, 26 गुणे कितना करेंगे, 91 करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, एचसीएफ हमारा कितना है, 13 है। कितना है, 13 गुणे कितना है, 182 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका इधर कर लेते हैं 91 गुणे 26 का, तो 6 एकन्नम 6, 6 नवा 54 और 2 एकन्नम 2 और 2 नवा 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 2 6, 8 5 13 आ जाएगा, 23 66 आ जाएगा। ठीक है, 23 66 आ गया हमारा इस साइड, कितना है 23
66, ठीक है। और इसका ज्ञात करेंगे 13 दूनी 26 लिख देंगे, और 13 अट्ठे 104 होता है, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 में जोड़ेंगे 13, और 182 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2366, और इसका जो है 26 और 91 का करेंगे तो कितना आएगा 2366। अब देखिए 2366 बराबर आ गए। कैसे आ गए? हम क्या किए हैं कि हम ये फार्मूला पहले ही बताया, अगर दो ठो धन पूर्णांक रहेंगी तो उसका, अगर इसका हम HCF और LCM निकाल लेंगे और ये दोनों संख्याएं ले लेंगे, अगर उन संख्या को गुणनफल ज्ञात करेंगे तो जितना गुणनफल आएगा उन लोगों का HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। यही चीज़ हम कहें तो ये चीज़ की जांच करने के लिए कह रहा था, तो ये चीज़ हम देख लिए, और जांच करके भी देख लिए तो बराबर आ रहा आपस में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो है ऐसे ही सेम ऐसे ही कुछ और सवाल दिए गए हैं, उसको आप लोग देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो जो है कमेंट करिएगा कि सर ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है, उसको हम फिर से डिस्कस कर देंगे किसी वीडियो में, ठीक है। तो बिल्कुल मत हिचकिएगा। जो है अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, दूसरे का पहले तो बता दिए, और ये 510 और 92 का क्या है वही चीज़ ज्ञात करना है। LCM और HCF ज्ञात करिए और उसका मल्टीप्लाई करके ज्ञात करिए कि ये आंसर, ये जो है हमारा, ये जो सूत्र जो लिखे थे A और B के लिए जो है HCF और LCM मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू A गुणे B के बराबर है कि नहीं, ये चीज़ इसमें भी ज्ञात करना है। और जो है 336 और 54 का भी इसी तरह ज्ञात करना है। अब देख लेते हैं हम जो है तीसरे सवाल में 1.2 का तीसरे सवाल में जो क्या है, ये भी कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM बताइए। सेम चीज़ वही कर रहा है कि इसमें केवल 3 डिजिट लिया है। 3 डिजिट का भी एग्जाम्पल आप लोग को बताए हैं। इसमें तीसरा का जो सवाल ले लेते हैं कि 12, 15 और 21 कितना कर रहा है, 12, 15 और 21 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है कि 12, 15 और 21 का जो है क्या होगा, HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात कर लेंगे किस विधि से, इसी विधि से, अंकगणित के आधारभूत प्रमेयिका से, और इसको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि पहले 12 का लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 दूनी 6, नहीं इसको 2 गुणे 3 ऐसे कर देते हैं, देखो 2 दूना 4, 4 3 12 हो जाएगा। और 15 का क्या करते हैं, 3 गुणे कितना कर देते हैं, 5 कर देते हैं। और 21 का क्या कर देते हैं, 3 गुणे 7 कर देते हैं, 3 7 21। अब इसका हमको HCF ज्ञात करना होगा। HCF पहले देखेंगे कि HCF क्या है। HCF क्या है, HCF जो है हमारा, देखेंगे कॉमन क्या है, कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो देखेंगे कि 3 इसमें क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, और सबसे छोटी भी घात है 3, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, हमारा HCF क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और बात कर लेते हैं LCM की, तो क्या आ जाएगा, इसमें देखते हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या का सबसे बड़ी घात का लेंगे आपस में और मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, 2 के पावर, इसमें 2 है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। तो ये 3 सब में कॉमन है, तो ये 2 के पावर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 3 के पावर 1 ही है, तो सब में ले लेंगे उसी को। और क्या है, 5 लिखेंगे, गुणे 7 लिखेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12 गुणे 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12 गुणे 5 है, 12 25 60, 60 गुणे 7 हो जाएगा, और 7 42, ये आ गया 420। हमारा 420 क्या आ गया, LCM आ गया, और ये HCF हो गया 3, ठीक है। तो इसमें केवल यही ज्ञात करना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। LCM में क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे सवाल का एक लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए कुछ नहीं करना है, बस HCF और LCM ज्ञात करना है, जांच भी नहीं करना है। इसके पहले सवाल में जांच करना था कि हमको बताइए कि LCM का मल्टीप्लाई और HCF का मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं के बराबर होता है। इसमें ज्ञात नहीं करना है, केवल HCF और LCM निकाल देना है सीधे सीधा, बस आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल देखते हैं फटाफट। अगले सवाल में कहा है कि 3 में पहला तो हम बता दिए, तीसरे का पहला बता दिए, और दूसरा और तीसरा आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान है इसमें। और चौथा देख लेते हैं। चौथा देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें कह रहा है कि HCF ऑफ 306 और क्या है 657। इसमें HCF बराबर कितना दिया है 9 दिया है। देखिए HCF ऑफ 309 और 657 का कितना है 9 दिया है, और पूछ रहा है कि LCM क्या होगा। LCM ऑफ 306 और 657 का LCM क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं LCM। अब ए क्या है, ए के स्थान पे मान लेंगे, इसको क्या है बी के स्थान पे मान लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला बताए थे कि LCM इज इक्वल टू क्या होता है, LCM ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए गुणे बी ऑफ HCF ऑफ ए बी। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है अगर जब HCF हमको दिया हो और दोनों संख्याएं दी हो। दोनों संख्याओं कैसे पता कर लिए, क्योंकि 306 और 657 का HCF दिया है और पूछ ही रहा है उन्हीं सब का क्या है LCM पूछ रहा है 306 और 657 का, तो ज्ञात कर लेंगे कैसे LCM। ये फार्मूला होता है LCM ऑफ ए बी, ए गुणे बी HCF ऑफ ए बी। लिख देंगे यहाँ पे, देखिए कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पे LCM ऑफ 306 और क्या है 657 है, कितना है 657 है, इज इक्वल टू, और 306 करेंगे गुणे 657 बटे कितना हो जाएगा HCF ज्ञात करेंगे इसका HCF, तो काट देंगे 9 त्रिक 27, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 34 गुणे 657। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28, कैरी कितना होगा 2, और 4 पंचे 20, 2 22, कैरी 2, एंड 4 छक 24, 24 2 26, और 3 का मल्टीप्लाई करते 3 सत्ते 21, 2 और 5 3 15, 2 17, 1 हो गया हासिल, और क्या आ गया 3 छक 18, 18 1 19 आ गया, 8 लिख लेंगे 3, और ये 7 6 13, 7 6 13, और 9 2 11 1 12, और ये 2, मतलब कितना आ गया हमारा 22 33 8, 22,338। ये क्या आ गया हमारा LCM आ गया, यही हमारा क्या है आंसर है और कुछ नहीं है। बस LCM हमसे पूछा था, HCF तो हमको दिया ही है, LCM पूछ रहा था। फार्मूला जानते हैं कि LCM ऑफ ए बी, दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे और HCF से भाग दे देंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। तो बस इसी फार्मूले पे हल कर दिए, तड़ने आंसर आ गया हमारा। तो मिटा दे रहे हैं इसको सवाल को। अब जो है अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमको जो है आगे भी प्रश्नावली को हल कराना है, अभी उसका भी सॉल्यूशन देखना है। देखिए इसमें कर रहा है कि 5वां देख लीजिए, थोड़ा सा इस टाइप का एग्जांपल बताए थे कि 6 के पावर n दिया है और पूछ रहा है 4 के पावर n वाला सवाल है जो पीछे भी एग्जांपल बताए थे, कि कह रहा है कि n के किस मान के लिए जो है क्या होगा 6 के पावर n का मान जो है 6 के पावर n की कोई वैल्यू जो है 0 पे समाप्त होगी। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 को क्या करेंगे 6 के पावर n को 2 गुणे 3 के पावर n कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 और क्या है 2 क्या है और 3 है। अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 और 3 है, और ये कह रहा है कि n के किस मान के लिए इसका 6 का जो पावर n है उसका मान 0 पे समाप्त होगा, मतलब 0 इसका इकाई अंक आएगा। जब 0 मान लेते हैं किसी मान के लिए जो है 6 के पावर n जो है 6 के पावर n का मान जो है क्या आता है 0 आता है, तो वह क्या होगा 5 से क्या होगा विभाज्य होगा, तो 5 भी उसका एक अभाज्य गुणनखंड होगा। लेकिन 6 में केवल क्या है 2 और 3 केवल अभाज्य गुणनखंड है, तो इसलिए इसमें जो है 5 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, तो इसका जो है
नहीं आ पाएगा तो 6 के पावर n जो है का 6 के पावर n की कोई भी वैल्यू जो है, n का जो मान है हमारा 6 के पावर n का, जो n का कोई भी मान जो है इसके पावर n को जो है जीरो के मतलब इकाई, ऐसी कोई अंक नहीं दे सकती कि जो जीरो जो है इकाई अंक पे आए, तो ऐसा कोई संभव नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे ही। तो n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो 6 के पावर n का जो मान जो क्या करे, इकाई का अंक जो है जीरो आ जाए। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है यार, कुछ नहीं है। ठीक है, बस इसको यहीं देख लेते हैं, बस इतना सा ही। और देखेंगे कि 6वें सवाल में कह रहा है कि जो है व्याख्या कीजिए कि ये इतनी संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं हैं, क्यों है। ठीक है, तो ये 6वां सवाल पढ़ते देख लेते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है, ये 13 है थोड़ा। और ये क्या कर रहा है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में कितना 5 है। ये कितना आ जाएगा, इसका जो है 1014 आएगा, इसका जो है कितना 5040 आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसका व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्याएं हैं। ये कह रहा है कि भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों है पूछ रहा है। तो इसको देखो, हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं। इसमें एक का भाज्य संख्याएं क्या होती हैं जानते ही हो, इसमें 2 भी कॉमन है, मतलब 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 1 से और खुद से भी, ये भी, तो ये क्या है, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य। बस कुछ नहीं करना है, कह देना है कि ये भी संख्याएं का, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड जो है एक और खुद के अलावा और भी संख्याएं हैं, इसलिए जो दोनों संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्या है। ठीक है, बस इसका कॉन्सेप्ट यही है केवल। आगे देख लेते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कोई वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इसको सोनिया जो है एक चक्कर पूरा करने में जो कितना समय लेता है 18 मिनट में, और ये जो रवि है एक यहीं से पूरा करने में इसको कितना समय लगता है 12। तो दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये पूछा है कि कितने समय बाद, मान लीजिए वे दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हुए कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम देखिए 18 का जो है क्या अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, बराबर 2 के पावर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, देखेंगे कि 2 कॉमन क्या है, 2 है, 2 के पावर 2 है, और जो है 3 के पावर 3 है, नहीं 3 के पावर 2 है, 3 के पावर भी 2 है। तो क्या करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा, और 9 चौक कितना हो जाएगा 36 मिनट बाद जो है ये जो है एक दूसरे से प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलते हैं अगली प्रश्नावली पर। अब इसमें देखना क्या है कि कोई भी रूट की वैल्यू होगी जो है, मान लीजिए कि डायरेक्ट एग्जांपल बताते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 1.3 प्रश्नावली है, 1.3 प्रश्नावली का जो है 3 ठो सवाल है टोटल, इसमें से एक ठो बता देंगे, सब लगा लेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसमें का पहला सवाल है √5 जो है इसको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। पहले हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, माना, यहां से लिख लेंगे, माना √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं भाई, √5 = a/b, जहां मानेंगे a और b क्या है, सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब जब दोनों संख्याओं में केवल एक ही, जब दोनों संख्याएं केवल एक ही, मतलब इनका फैक्टर जो है एक ही हो, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो, एक ही हो, मतलब दोनों संख्या एक से
और किसी एक से जो है क्या हो, अगर जैसे 3 हो गया और 5 हो गया, ठीक है, इसमें केवल कॉमन क्या है, एक एक तो दोनों में कॉमन है, बस ये जो क्या है जो है इसको क्या कहेंगे सहअभाज्य, ठीक है। इसका रूट जो है स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यही इस b को इस साइड लाते हैं और 5 को इधर लेते हैं, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5। अब देखेंगे यही थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात यह है कि a स्क्वायर हम a को क्या माने हैं, सहअभाज्य माने हैं, ठीक है। और यहाँ a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, क्या है, a स्क्वायर 5 से डिविजिबल, मतलब यह पूरी कट जाएगी। तो जब a स्क्वायर डिविजिबल है, अगर हम कोई कह रहे हैं कि 25 जो है क्या है 5 से कटता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल भी क्या है 5 से कटेगा, कह सकते हैं ना। तो a भी क्या है, अगर हम कहें कि यह जो a स्क्वायर 5 से क्या है डिविजिबल है, क्या है डिविजिबल है, तो इसका a भी क्या होगा, कहेंगे कि a भी a आल्सो, मतलब a का भी सहअभाज्य, मतलब एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य संख्या 5 होगा, मतलब यह 5 से कटेगा, मतलब इस तरीके से लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा मिटाएंगे उस साइड को, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है इसको। अब देखिए a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो a भी तो डिविजिबल होगा, a भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये ज्ञात कर लेंगे a भी जो है, ये जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, मतलब ये कट जाएगा, तो a भी तो कटेगा, a बाई 5 तो भी कटेगा ना, ठीक है। और ज्ञात कर लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 5m, कोई भी 3 या कुछ भी मान लेते हैं कि 5m है, कोई इंटीजर है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको जो है लिखेंगे, तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू a इक्वल टू क्या माने हैं 5m माने हैं, m जो है क्या है इंटीजर है, कोई क्या है इंटीजर है, 5m अपान क्या है b है। अब दोनों तरफ का गुणा कर देंगे, वर्क कर देंगे इसका भी, तो वर्क होगा तो अंडर हट जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 5×5 m स्क्वायर अपान b स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अब इसको लिख सकते हैं कि 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे, अगर m स्क्वायर को लिखना है कि m स्क्वायर, तो 25b स्क्वायर बटे कितना लिखेंगे, नहीं 5b स्क्वायर लिखेंगे बटे 25 लिखेंगे, तो 25 हो जाएगा, तो b स्क्वायर अपान 5, वही चीज आ रहा है कि m स्क्वायर। तो देखिए जब हम करेंगे m स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, m स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर अपान 25। अब ये 5 कटेगा कि नहीं, 25 हो जाएगा, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा b स्क्वायर अपान 5। अब ये चीज आया है और ये चीज आया है, ठीक है। तो इसमें a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 और b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो इसमें हमको अगर यहाँ की बात करें, अगर यहाँ से बात करें कि a और b क्या है सहअभाज्य संख्या है, क्या है सहअभाज्य, सहअभाज्य मतलब इसका जो है कोई भाज्य नहीं हो सकता। और जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें हमको यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों का कॉमन फैक्टर केवल एक है, क्या है एक है केवल। और यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि कॉमन फैक्टर 5 भी है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो उसका कॉमन फैक्टर 5 मिला ना। तो यहाँ से भी अगर 5 कॉमन फैक्टर मिला, तो हमारी जो ये परिकल्पना है √5 को परिमेय संख्या मानने की, यह क्या हो गई, गलत प्रूफ हो गई। क्योंकि जो है हम यहाँ से इसको जो है, जब यही गलत प्रूफ हो गई, तो हमारा ये परिकल्पना भी गलत हो जाएगी कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है, कह सकते हैं। क्योंकि देखिए a और b दोनों में कॉमन फैक्टर अगर देखें कि दोनों में कॉमन क्या है, तो अगर सहअभाज्य की बात करते हैं तो 1 से कटेगा, और यहाँ देखिए a और b जो है क्या है 5 से भी कट रहे हैं, और b भी क्या है 5 से कट रहे हैं, ठीक है। तो m अगर b स्क्वायर 5 से कट रहा है, तो b तो 5 से भी कटेगा ना। तो यह भी 5 से डिविजिबल है, यह भी 5 से डिविजिबल है a भी, जबकि यहाँ कहा गया था कि एक दोनों में कॉमन फैक्टर केवल एक है,
क्यों है? क्योंकि यह सहाभाज्य संख्या है, यहाँ इसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जो कह सकते हैं कि ये परिकल्पना हमारी गलत है। तो जब ये परिकल्पना गलत है तो ये भी गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये भी गलत है कि परिमेय संख्या है तो √5 है क्या? अपरिमेय संख्या है। सीधा सीधा लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देंगे कि अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। इसको तो मिटाते हैं और बताते हैं अगला सवाल, जस्ट इसी टाइप का है, वो केवल 2 लाइन में बता देंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि वो है क्या। ठीक है, वो है क्या? देखिए इसमें एग्जांपल है 3 + 2√5। 3 + 2√5 को क्या करना है? प्रूफ करना है कि यह भी ये क्या है? प्रूफ करना है कि अपरिमेय क्या है? संख्या है। सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सपोज कर लेते हैं जैसे वैसे कि पहले सपोज किए थे कि √5 क्या है? परिमेय संख्या। इसको भी सपोज कर लेंगे कि ये इतनी पूरी संख्या क्या है? परिमेय संख्या। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 + 2√5 = a/b। जो a/b है, जो a है, इसको क्या मानेंगे? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या है हमारा। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। तो दोनों तरफ का इसको उधर ले जाएंगे। पहले क्या ले जाएंगे? इसको उधर ले जाएंगे 3 को। तो क्या हो जाएगा? 2√5 = a/b -3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो √5 ये मल्टीप्लाइड में जब डिवाइड में हो जाएगा a/2 भी हो जाएगा और -3/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब ये सहअभाज्य संख्या है, इसका ऑपरेशन अगर कोई भी संख्या आएगा तो क्या ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं? जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर = a भी लिखा है। जैसे अगर कोई ए और बी में एक ही कॉमन फैक्टर होगा तो जब इसको हल करेंगे तो एक रेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर आएगा कि नहीं? जब रेशनल नंबर आएगा तो यह इसके = लिखा है तो यह क्या हो जाएगा? √5 तो रेशनल नंबर होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक क्या है? इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि √5 एक क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन जबकि यह ऐसा है कि नहीं है? तो नहीं कि √5 एक क्या है? रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ से हमको यही प्रतीत हो रहा है कि √5 भी क्या है? क्योंकि = लगा है। जैसे अगर हम x = 5 लिख दिए तो 5 जो है x के बराबर है। तो ऐसे ये भी है, जब ये भी परिमेय संख्या है तो ये भी इसके = है। भाई इसके = है तो ये भी परिमेय संख्या ही होगा ना। तो ये जो है √5 यहाँ से पता चल रहा है कि परिमेय संख्या है। लेकिन हम इससे पहले प्रूफ कर चुके हैं कि √5 एक क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम गलत मान लिए हैं। जो यहाँ सपोज किए हैं, माना यह जो क्या है 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय जो माने हैं ये क्या है? गलत है। ये जो है परिमेय जो इसको माने हैं गलत है। तो 3 + √2 × क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। बस यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अब देखते हैं अगली प्रश्नावली में क्या है। शांत अशांत की थोड़ा सा बात कर लेंगे। और 1 पॉइंट यहाँ पे 3 है, 1.4 की बात कर लेंगे। तो 1.4 में क्या है हमारा? इसमें ज्ञात एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए a और b है, a है और b है, तो इस a/b के रूप में है। ठीक है, a/b के रूप में है। अगर कोई किसी संख्या का हर, कुछ नहीं मानते हैं, अगर हर मान लेते हैं, हर किसी संख्या का हर जो है 2m × 5m का होता है, तो वह क्या होता है? वह संख्या जो होगा उसका भिन्न जो क्या होता है? उसका भिन्न मतलब जैसे अगर एग्जांपल ले लेंगे हम 17/8। क्वेश्चन नंबर 1 दूसरा है 17/8। ये क्या है? इसको लिख सकते हैं 17/2 के पावर 2 × 2 × 2। यहाँ पे 2 2 दूना 4 4 दूनी 8।
अब ये इसको लिख सकते हैं 17 के पावर 2/3। यह जो है 2 के पावर 3 लिखा है, तो यह 2 के पावर 3 इसके रूप का है कि नहीं है, 2 के पावर m का रूप का है कि नहीं है। इसका जो है क्या होगा, इसका जो भिन्न जो क्या होगा, इसका भिन्न क्या होगा, भिन्न जो है क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ये शांत भिन्न का इसमें पूछा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत है। कि दशमलव प्रसार किसी रेशनल नंबर का जो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है क्या है, यहाँ पे ये भी लिखेंगे दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, शांत होगा। क्या, जब 2 के पावर m जब हर में केवल क्या आ जाए, 2 के पावर m और 5 के पावर m का रूप का आ जाए तो क्या उसको कहेंगे, दशमलव प्रसार शांत है। अगर यही नहीं आ पाएगा तो कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। इसी टाइप का कई ठो सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इजी सवाल दिया गया इसमें। प्रश्नावली 1.4 में आप लोग को बता दिए कि क्या कॉन्सेप्ट है शांत और अशांत का। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि ये दिया है 13 के पावर 31/25। 31/25 को क्या लिख सकते हैं, 13 के पावर 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 3 बार 5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 के पावर 5 के पावर 5 के पावर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 के पावर 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 5 बार लिखा है इसको 5 उसके पावर के रूप में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, इसका दशमलव प्रसार जो है क्या है, दशमलव प्रसार जो है क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। क्यों, क्योंकि इसके जो 5 के पावर m का है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। और क्या है, जब यही कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा तो आगे सवाल हल कर लीजिएगा। और देखते हैं कि अगर कोई चीज़ हो, अगर ये कह रहा है कि तीसरे सवाल का तीसरे का पहला जो है कह रहा है कि 43.1234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9, ये क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर बताना। यहाँ तक देखिए खत्म हो गया है, इसलिए क्या है ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या हम बताए थे कि क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो रिपीटिंग होता है। या टर्मिनेट हो गया, यहाँ तक टर्मिनेट मतलब पूरी तरह कट गया, या तो रिपीटिंग होता। रिपीटिंग का मतलब जैसे अगर 1/3 लिखते थे तो 3 त्रिका 0.3 0.3 0.3, इसको 0.3 का बार लिखते हैं, ये टर्मिनेटिंग है। ये भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। बस इसको बताना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब पूरा जब कट जाएगा, अगर कोई संख्या बार बार आती है तो उसको रिपीटिंग बोलते हैं। अगर कोई संख्या कट जाती है निश्चित अंक के बाद उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेट हो गई वो संख्या। ठीक है, यही चीज कह रहा है कि दूसरे चीज में कह रहा है कि 0.12201230 फिर करा 120000 आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, देखिए यह टर्मिनेटिंग भी नहीं है। ठीक है, यह टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, नॉन रिपीटिंग भी नहीं हो रही है। तो यह कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये जो है कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होगी। और इसको ये भी देख लेते हैं कि जो हमारा तीसरा नंबर सवाल है 43.123456789, ये इसका बार है। ठीक है, ये इसका बार है, मतलब 1 2 3 4 5, इसके बाद फिर 1 2 3 5 4 8 9, फिर ऐसे आता रहेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, जो है रिपीटिंग है। रिपीटिंग है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यह क्या है, रिपीटिंग है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
आज के लिए बस इतना ही, आज का सेशन यही समाप्त कर देते हैं और देखेंगे कि जो है बहुपद अगले सेशन में देखेंगे, अगले वीडियो में जो आएगा तो पॉलिनोमियल को लेके आएंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। आज रियल नंबर खत्म हो गया है जो है उसको देख लेना आप लोग। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल पे दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके बताना, उस सवाल पे हम डिस्कशन कर लेंगे किसी वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।